अगर टाइम में चेंजेस आई है तो क्या क्वेश्चंस में चेंजेस आई है, क्या सारी क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड होने वाली है, नहीं होने वाली है। क्वेश्चंस की मार्किंग अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स पॉजिटिव कैरी करता है। तो डायस्पोरा में जनरली क्या होता है, एक जो थीम होता है एलियनेशन का थीम होता है, एक लोनलीनेस का थीम होता है, इमिग्रेंट्स का जो थीम होता है, वो सारी आपकी डायस्पोरा में आ जाती है। इंडियन लिटरेचर में आप बोलोगे कि मैम एजेस वगैरह इसमें कैसे होती है, अब देखो ये एजेस जो है ना ये पहले थी नहीं, ये एजेस अभी डाली गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ CUET PG वाला। और आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। दैट इज एग्जामिनेशन क्या है हमारा CUET का, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाली है, क्या सिलेबस रहेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, एंड दैट सब्जेक्ट इज योर इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस आई है। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में चीज़ें देख लोगे तो पहले तो हम लोग सिलेबस वगैरह के बारे में जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे एग्जाम पैटर्न फॉर द सब्जेक्ट कोड LAQP01। तो बिना कोई डिले के साथ जो हम लोग सीधे जंप करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्या टाइम में कुछ चेंजेस आई है एज कम्पेयर टू योर 2024 एग्जामिनेशन। अगर टाइम में चेंजेस आई है तो क्या क्वेश्चंस में चेंजेस आई है, क्या सारी क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड होने वाली है, नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्या लैंग्वेज है क्या नहीं है। तो बिना कोई डिले के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो एग्जाम पैटर्न को देखिए, हमारा थोड़ा समरी है क्या क्या आज हमारे इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। एक है हमारा एग्जाम पैटर्न और दूसरा है हमारा सिलेबस, जो कि हमारा मेन फोकस होने वाला है अपार्ट फ्रॉम योर एग्जाम पैटर्न। तो देखते हैं एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी ये 25 क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। यानी जैसे कि आप सारे तो बच्चे इंग्लिश के होंगे, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप होंगे, लेकिन इंग्लिश के वाले अगर जान ले या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, तो वो जितने भी 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं इंग्लिश वाले के लिए, 75 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से होगी, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से होगी। हर क्वेश्चंस की मार्किंग अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स पॉजिटिव कैरी करता है। लेकिन यही क्वेश्चंस अगर आप मान के चले कि इनकरेक्ट कर रहे हो तो फिर ये 1 मार्क्स जो है वो निगेटिव में कैरी करता है, वो भी हम लोग देखेंगे। बट अगर आप काउंट करोगे, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि 75 × 4 कितने मार्क्स हुए टोटल। तो टोटल आपके 300 मार्क्स की क्वेश्चंस आपके पास प्रेजेंट होगी। अच्छा, सारे अगर क्वेश्चंस जो है ईच क्वेश्चंस अगर कैरी करते हैं 4 मार्क्स, यानी अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो आपके हाथ में जो है वो 4 मार्क्स आएगी। अगर आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो, राइट, तो फिर इसमें हमारा निगेटिव मार्किंग का है, निगेटिव मार्किंग है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि 40-50 ऐसा लग रहा है कि 40-50% चांसेस है कि आंसर नहीं होगी, तो इसमें रिस्क खेलने वाला जो है उतना आप ले नहीं सकते हो। तो अगर आप गलत करोगे तो आपका क्या है कि अगर आप -1 आपका मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा। लेट्स से दैट कि आपने एक क्वेश्चन सही की, आपको उसके लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आप गलत किए तो टोटल आपको कितने पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, दैट इज -1 = 3 मार्क्स आपके हाथ में बस आने वाले। बट मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उनके आंसर्स आपको पता है नहीं और आप अनआंसर्ड छोड़ दिए, जो कि ज़्यादा होता है। अगर आप नेगेटिव से तो बेटर है थोड़ा अनआंसर्ड। तो अगर आप अनआंसर्ड छोड़ देते हो तो उसके लिए ना ही आपको कोई मार्क्स पॉजिटिव में जाएगी, ना ही कोई मार्क्स जो है वो नेगेटिव में जाएगी। दोनों ही, मतलब आपका इसमें सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही आपका नेगेटिव। अच्छा, क्या चेंजेस आई है पहले के एग्जामिनेशन में? अगर आप देखोगे तो 105 मिनट्स, यानी कि 2024 तक की जो एग्जामिनेशन थी उसमें 105 मिनट्स का ड्यूरेशन था एग्जाम का, लेकिन अब ये ड्यूरेशन चेंज होके कितने मिनट्स हो गई है, दैट इज 90 मिनट्स। तो ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है उन्होंने बढ़ाया है, यानी कुल मिला के आपका जो है वो 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन होने वाली है। 60 + 30 मिनट्स, तो 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन होने वाली है। 75 क्वेश्चंस पहले भी जो है वो थी और अभी भी जो है 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस अभी भी रहने ही वाली है। तो ये थोड़ा चेंजेस अगर आप देखोगे तो ये आपका लगभग कुछ मिनट्स जो है, जो कि ऑफ कोर्स मैटर करता है, 1-1 मिनट एग्जामिनेशन में मैटर करता है, लेकिन कुछ मिनट्स जो है यहाँ पे आपको डाउन किया गया है। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी है आपके, एंड क्वेश्चंस जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपकी वो इंग्लिश में, क्योंकि आप सारे यहाँ पे इंग्लिश के बच्चे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि और कोई भाषाओं में ना हो के आपकी जो है वो इंग्लिश भाषा में आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारे कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो आपको अपने दिमाग में बिठाकर चलना है व्हाइल यू आर गिविंग एग्जामिनेशन, राइट। नेगेटिव मार्किंग है, जो एक जनरल क्वेश्चन रहता है सबके कि नेगेटिव है कि नहीं है। हाँ नेगेटिव है,
है, -1 आपका नेगेटिव जाएगा, +4 जाएगा अगर आपका आंसर सही है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आंसर्स नहीं दे रहे हो, तो नो मार्किंग, नथिंग फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर 75 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स यू हैव। चलिए थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, तो सिलेबस में हमारा जो पूरा लिटरेचर का सिलेबस अगर आप डिवीजन करो तो 8 यूनिट में हमारा लिटरेचर का सिलेबस डिवाइडेड है। शुरू कहाँ से होती है वो यूनिट? वो होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। ये एंड जो है ना वो थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंडियन लिटरेचर नहीं है, अदरवाइज ये पूरा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में आपका पूरा आ जाना है, ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश के जितने भी एजेस है, ओल्ड इंग्लिश से लेके अब तक का जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश है वो सब आपका आ जाना है, यानी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। यानी ओल्ड इंग्लिश पहले आएगा, ओल्ड मिडिल इंग्लिश आएगा, फिर एज ऑफ चौसर आएगा, एलिजाबेथन आएगा, ऐसे कर करके आपका पूरा जो है वो विक्टोरियन, रोमांटिसिज्म पहले आएगा, फिर विक्टोरियन आपको देखने को मिलेगा, एंड देन मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो वो एजेस बाय एजेस तो हमें देखना ही देखना है। साथ ही साथ इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री भी हमें जाननी है। इंडियन लिटरेचर में आप बोलोगे कि मैम एजेस वगैरह इसमें कैसे होती है? अब देखो, ये एजेस जो है ना ये पहले थी नहीं, ये एजेस अभी डाली गई है। तो इंडियन, चलिए ब्रिटिश में तो हमें समझ में आ गया कि ब्रिटिश में हम लोगों ने, सबने, अधिकतर लोगों ने ग्रेजुएशन में बाय एजेस ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ा होगा, राइट। बट क्या इंडियन में कोई एजेस है? इंडियन में आपको डिवीजन मिलेगी, जैसे कि शुरू होता है आपका कॉलोनियल से, राइट। कॉलोनियल से ये डिवीजन शुरू आपको देखने को मिलेगी, एंड फिर ये डिवीजन जो है वो कॉलोनियल से शुरू होके फिर आपका पोस्ट कॉलोनियल को जाएगा, और फिर जो हमारे अभी कंटेम्प्रेरी राइटर्स है, राइट, कंटेम्प्रेरी राइटर्स यानी पोस्ट मॉडर्न के जो हमारे राइटर्स हो जाते हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, वो फिर आपके कुछ कुछ राइटर्स और उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको देखनी पड़ेगी। सो ये आपकी इंडियन लिटरेचर में एजेस के कैटेगरी में आ जाती है, जितने भी मेजर ऑथर है और उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, नॉट ऑल टेक्स्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सारे राइटर्स है भाई, सबकी टेक्स्ट सबने, अब जैसे शेक्सपियर देख लो, शेक्सपियर तो हमारे राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने 38 प्लेस के आसपास उन्होंने लिखा है, तो क्या एक एक करके सारे 38 प्लेस को हमें पढ़ना जरूरी है? उनकी कहानी जाननी जरूरी है? उनके कैरेक्टर्स को जाननी जरूरी है? हाँ है, लेकिन सीयूईटी के लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नॉट नेसेसरली। क्या पढ़ना है, दैट ऑफ कोर्स वी नीड टू नो, बट क्या छोड़ना है वो भी हमें जानने की जरूरत है। तो जनरली ये टेक्स्ट कौन से बेसिस पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये टेक्स्ट जो है वो आपका रहने वाला है, या फिर एग्जाम में कौन से बेसिस पे आपसे पूछी जाएगी। तो ये जनरली जितनी भी टेक्स्ट है ना वो आपका बेसिस होगा आपके जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे HOKM, शेक्सपियर की हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, ये सारी कुछ कुछ ऐसी टेक्स्ट है जो कि काफी ज्यादा कॉमन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो मेजर ऑथर और उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हम लोग देखने वाले हैं, और ये आपका सब में हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से लेके इंडियन लिटरेचर, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका लिटरेरी मूवमेंट्स एंड एजेस, राइट। मूवमेंट में अगर आप देख लो कि जितने भी है, चाहे ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर ले, अच्छा वर्ल्ड लिटरेचर तो ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है हमारे सिलेबस में, लेकिन अगर आप PYQs थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा तो PYQs में कुछ कुछ ऐसे राइटर्स को डाला गया है जो कि वर्ल्ड लिटरेचर के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे अमेरिकन राइटर्स हो गए, थोड़ा थोड़ा आपके अफ्रीकन राइटर्स हो गए, राइट। गुगी वा थियोंगो से क्वेश्चन, चिनुआ अचेबी से क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ कुछ ऐसे राइटर्स है, वी कैन नॉट इग्नोर देम एट एनी कॉस्ट, क्योंकि एक एक राइटर को भी अगर आप छोड़ोगे तो आपके हाथ से करीबन 1 से 2 क्वेश्चंस निकलने वाली है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए लिटरेरी मूवमेंट जो हमारी आती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हो गया, एस्थेटिक मूवमेंट हो गया, थोड़ा बहुत अगर आप मॉडर्न लिटरेचर में जाओगे तो मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न में आपको थोड़ा वोटिसिज्म हो गया, सररियलिज्म हो गया, ये सारी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए भाई। किसने सररियलिज्म दिया, कहाँ से सररियलिज्म आया, कहाँ से वोटिसिज्म आया, ये आपको, और है क्या ये सारी मूवमेंट, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और एजेस में भी सेम है, एजेस में आपको हिस्ट्री तो जानने की पड़ेगी भाई, जो भी कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में हिस्ट्री क्या है, क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री है, क्या सोशल हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें तो आपको जानने की जरूरत है विथ योर लिटरेरी थिंग्स। और साथ ही साथ आपको जो है वो जानने की जरूरत होगी कि एज जो है वो राइटर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, या फिर राइटर के वर्क्स में हम लोग को एजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी, जो कि अलग से एक कॉन्सेप्ट है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए।
नेक्स्ट आपका ये तो पहला यूनिट हो गया। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें देन इट इज योर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अच्छा ये कहाँ से डिफर हुआ भाई, क्योंकि पिछले वाले में तो भी बताया गया कि देयर इज इंडियन लिटरेचर, बट रिमेंबर इट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और ये जो आपका आएगा ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आपका कंटेम्प्ररी भी जाएगा, राइट। यानी हिस्ट्री से लेके अगर आप याद करोगे वन ऑफ द फर्स्ट वर्क जो लिखी गई है इंग्लिश में दैट इज योर राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। तो वहां से लेके जो अभी कंटेम्प्रेरी में जैसे हमारे राइटर्स है, सलमान रशीदी हो गए, देसाई हो गई, राइट, अरुंधति रॉय हो गई, ये सारे जितने भी राइटर्स है उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे राइटर्स आपके हिस्ट्री में ना आकर आपके कंटेम्प्रेरी में भी आते। तो पिछले वाला यूनिट हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड था, बट ये वाला यूनिट जो है वो ऑल इन ऑल इंडियन राइटिंग यानी इंग्लिश से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें क्या देखना है भाई, तो पहले हमारे मेजर ऑथर एंड टेक्स्ट यानी जितने भी आपके मेजर ऑथर है, मुल्क राज आनंद हो गए, आर के नारायण हो गए, राइट, ये सारे जो भी राजा राव हो गए, ये सारे जितने भी आपके राइटर्स है, सलमान रशीदी हो गई, झुम्पा लहरी हो गए, वीएस नायपॉल हो गए, ये जितने भी राइटर्स हैं इनके टेक्स्ट जो है एक दो टेक्स्ट आपको पक्का से पक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में मिल जाती है। तो इसीलिए ये सारे टेक्स्ट जो है और ये सारे राइटर्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। और अगेन क्योंकि सारे राइटर्स अगर आप देखोगे तो सारे राइटर्स जो है उन्होंने बहुत सारी वर्क लिखी है, फिर वही कॉन्सेप्ट हो जाता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, मेजर टेक्स्ट इंक्लूडिंग, अच्छा ये जो आपका पॉइंट नंबर बी है ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले थी नहीं, ये ट्रांसलेशन जो राइटिंग है ये पहले आपके सिलेबस में नहीं थी, ये न्यूली ऐड की गई है ट्रांसलेशन राइटिंग। सो व्हाट इज दिस ट्रांसलेशन राइटिंग? अगर आपको पता है कि हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा भाई डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, बहुत ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब क्योंकि ऑफिशियल है तो बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज में और भी डिफरेंट लैंग्वेज जो कि अनऑफिशियल उसमें भी लिखी गई है बहुत सारी वर्क और काफ़ी फेमस है। बट फिर ये सारी वर्क को ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में। जैसे एक सिंपल हम लोग लेते रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गीतांजलि लेते, राइट। तो टैगोर ने गीतांजलि लिखा था बंगाली में, टैगोर ने हमारा गीतांजलि लिखा बंगाली में, फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया गीतांजलि को इंग्लिश में। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये भी थोड़ा आपका जो है वो ट्रांसलेशन में फॉल करता है। ऐसे ही बहुत सारे आपके ट्रांसलेशन में आपको क्लासिकल से लेके मॉडर्न आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी क्लासिकल में अगर आप जाओगे तो एपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, रामायण महाभारत थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रामायण को ट्रांसलेट करने वाले कौन थे भाई, तो आपको देखने को मिलेगा रैल्फ ग्रिफिथ वाज द वन, राइट। महाभारत को ट्रांसलेट करने वाले कृष्ण मोहन जी जो थे उन्होंने ट्रांसलेट किया महाभारत को। तो ये सारी ट्रांसलेशन एपिक में आपकी रामायण महाभारत आ जानी है। मॉडर्न में तो आपको पता ही है कि कितने सारी मॉडर्न राइटिंग्स निकल के आ रही है। जनरली आपको अधिकतर अगर आप दलित लिटरेचर की बात करोगे तो कुछ आपकी महाराष्ट्र से उठकर आ रही है, उनके नेटिव लैंग्वेज में निकल कर आ रही है, कुछ आपकी बंगाल से निकल के आ रही है, या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी लिटरेचर अगर आप देखोगे तो फिर वो हमारा मॉडर्न से यानी क्लासिकल से लेके जो भी मॉडर्न कैटेगरी, कोलोनियल, पोस्ट कोलोनियल जो भी कैटेगरी है उसमें आपका फॉल करता है। फिर आपका हो जाना है हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर। हिस्ट्री में अब जैसे मैंने तो बता दिया कि भाई इंडियन लिटरेचर में कुछ ऐसे एजेस तो डिवाइडेड है नहीं, लेकिन जब भी एजेस की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, कोलोनियल आ जाता है, पोस्ट कोलोनियल आ जाता है हमारा, राइट। सो ये जो जितने भी आपकी कैटेगरी है उसकी हिस्ट्री आपको जानी पड़ेगी। कौन कौन सी हिस्ट्री, थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको जानी पड़ेगी, थोड़ी सोशल हिस्ट्री आपको जानी पड़ेगी, थोड़ी एजुकेशनल हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। कुछ ऐसी पॉलिसीज आई है जो कि आपका डायरेक्टली लिटरेचर को या फिर एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी इस कैटेगरी में आ रही है, तो वो थोड़ी भी आपको जाननी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आप पीवाईक्यूज उठाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपकी आती है एग्जामिनेशन में। देन कम्स, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट, एंड ये जो है एडिशनली इन्होंने ऐड किया है इस बारी के एग्जामिनेशन में, एंड दैट इज डायस्पोरा, राइट। डायस्पोरा क्या होता है भाई, क्या नहीं है, वो तो ऑफकोर्स हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। तो डायस्पोरा में जनरली क्या होता है, एक जो थीम होता है एलियनेशन का थीम होता है, एक लोनलीनेस का थीम होता है, इमिग्रेंट्स का जो थीम होता है, वो सारी आपकी डायस्पोरा में आ जाती है। अब क्योंकि अगर आप देखोगे डायस्पोरा लिटरेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, और ग्रेजुएशंस में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी क्या अधिकतर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको देखने को मिलेगी कि डायस्पोरा लिटरेचर के राइटर्स को रखा गया है सिलेबस में, ग्रेजुएशंस मास्टर्स में। तो ऑफकोर्स ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि डायस्पोरा को इन्होंने ऐड किया ही किया है। पिछले कुछ एग्जामिनेशन में इन्होंने डायस्पोरा के राइटर से क्वेश्चंस पूछा है, और हालांकि वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था सिलेबस में, तो थोड़ा एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा वो लोग हो गए थे, डाउट में हो गए थे भाई कि ये कहाँ से नया कैटेगरी निकल के आया है जो हमें पता है नहीं। तो इंडियन डायस्पोरा को हम लोग करेंगे, थोड़ा हम लोग देसाई को देखेंगे, बाय बाय ब्लैक बर्ड जैसे वर्क को हम लोग देखेंगे, थोड़ा हम लोग जो है वो झुम्पा लहरी को देखेंगे, द नेम सेक देखेंगे, इंटरप्रेटर ऑफ मैलोडीज वगैरह, ये सारी जो हमारी
वर्क है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हम लोग देखेंगे, हम लोग सलमान रुश्दी भी हमारे इसी कैटेगरी में हमारी आ जाती है, चित्रा दिवाकरनी जो भी है वो भी हमारी इसी कैटेगरी में आ जाती है। तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे राइटर्स है और उनकी जो मेजर टेक्स्ट है वो भी आपके सिलेबस में डाला गया है। तो ये एक जो आपका पॉइंटर नंबर डी एंड आपका पॉइंटर नंबर बी है, ये जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूली एडेड है और इससे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आई थी और इसीलिए जस्ट कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये दोनों चीजों को स्पेसिफाई करके इस बार ये आपका डाला गया है। तो 2 चेंजेस यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलेगी इन यूनिट 2। कमिंग टू यूनिट 3, तो इसमें आपका कोई वैसा चेंजेस नहीं है, जैसे यूनिट 1 में आपका एजेस का चेंज हो गया, फिर यूनिट 2 में आपका डायस्पोरा और ट्रांसलेशन ऐड हुआ। यूनिट 3 में अगर आप बात करोगे तो इट इज लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। ये थोड़ा बच्चों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा नए नए चीजों के बारे में जानने के लिए मिलता है। पोएट्री को समझने के लिए, लिटरेरी टेक्स्ट को समझने के लिए उन्हें बहुत सारी चीजों को जानने की जरूरत पड़ती है। एंड ये सारा कुछ कुछ कैटेगरीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिगरी, एलिगरी तो पता ही, अगर नहीं भी पता है तो बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा कि सरफेस लेवल पे कुछ और मीनिंग निकल के आ रही है पॉलिटिकली, और फिर अगर आप देखोगे सरफेस लेवल के नीचे तो कुछ और ही मीनिंग निकल के आ रही है। बैलेड, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, कॉमेडी, अच्छा कुछ चीजें इन्होंने मेंशन तो इतने सारी चीजें की है सिलेबस में, बट ये सारी चीजों के अलावा उन्होंने लिखा है ईटीसी, यानी कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिटरेरी टर्म्स में और फिगर्स ऑफ स्पीच में फॉलो होती है। डिफरेंस क्या है भाई लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच में? लिटरेरी टर्म्स थोड़ा हमारा ब्रॉड हो जाता है, प्लॉट, कैरेक्टर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाती है। फिगर्स ऑफ स्पीच जनरली आपका लैंग्वेज रिलेटेड होता है, राइट? लैंग्वेज को किस तरीके से ग्लोरीफाई करे। पोएट्री में आप देखते होगे पोएट्री में किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो थोड़ा एग्जैजरेटिव हमें लगती है, थोड़ा हाइपरबोल इटसेल्फ इज अ लिटरेरी टर्म यू विल फाइंड। तो फिर ये थोड़ा एक डिफरेंस है कि लिटरेरी टर्म्स जो है वो थोड़ा ब्रॉड रहता है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच जो है ये लैंग्वेज स्पेसिफाइड होता है। सो इसमें आप देखोगे ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें आप रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू रीड अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग। एलिजी होगी, जितनी भी एलिजी है, चाहे जॉन कीथ से रिलेटेड एलिजी हो, टेनिसन से रिलेटेड एलिजी हो, ये सारी एलिजी जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इनलाइटन में भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो है इनलाइटनमेंट, जैसे एक इनलाइटनमेंट आपका एलिजाबेथन एज का हो गया, दूसरा रोमांटिसिज्म वाला इनलाइटनमेंट हो गया। तो जो भी इनलाइटनमेंट के कॉन्सेप्ट है डिफरेंट, वो इनलाइटनमेंट की कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगी। एपिक में आपको सारी एपिक पढ़नी पड़ेगी, राइट? थोड़ा एपिक जो है हमारा इंडियन कल्चर से आया है, महाभारत, रामायण। फिर अगर आप उठाओगे वेस्टर्न कल्चर से, आप उठाओगे तो वेस्टर्न कल्चर से आपका होमर उठाओगे, राइटर एज अ राइटर, इलियड हो गया, ओडिसी होगी। तो ये एपिक को पढ़ना है आपको, ये सारी टर्म को तो पढ़ना है, लेकिन इनके टेक्स्ट को भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फैंसी हो गई, इमेजिनेशन, इमिटेशन, फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो भाई जब भी फैंसी इमेजिनेशन दिमाग में आती है हमारे सबसे पहले कोल्ड्रिज ही आ जाते हैं, है ना? फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया में दिया था, तो वो हमें करना है। वैसे भी क्योंकि क्रिटिसिज्म, अगेन अभी हम लोग आगे की यूनिट में देखेंगे तो क्रिटिसिज्म हमारा खुद का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो क्रिटिसिज्म में वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू मीट ऑल दीज टॉपिक अगेन, बट फिर भी आपको स्पेसिफाई करने के लिए आपके लिए इजी कर दिया गया है थोड़ा ये सारी चीजें। इंटेंशनल फैलेसी, यू हैव मोटिव, ओड, ओनोमेटोपिया, पैराडॉक्स, प्लॉट, फिगर ऑफ स्पीच, सटायर, सॉलिलोक्वी, सोनेट, ट्रेजेडी, विट, ये सारी तो है ही है, लेकिन इसके बाद ईटीसी का जो टैग लगा है जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया, जैसे हाइपरबोल हो गया, पन हो गया, ये जो है बहुत कॉमन है। स्पूनरिज्म हो गया, ये सब बहुत कॉमन आपका लिटरेरी टर्म्स हो गया या फिगर ऑफ स्पीच हो गया, जो कि अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईटीसी को ना मिस कीजिएगा, यहाँ पे जो एटसेट्रा उन्होंने लिखा है। देन आपका 4th यूनिट हो गया, दैट इज योर लिटरेरी जॉनरा, राइट? लिटरेरी जॉनरा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने स्पेसिफाई तो ऑफकोर्स कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे अगेन उन्होंने क्या डाल दिया है, एटीसी एटसेट्रा उन्होंने डाल दिया है कि भाई इसके अलावा और भी जो चीजें हैं जो कि जॉनरा में आएगी वो भी पूछी जाएगी। तो क्या क्या चीजें हैं भाई? फिक्शन राइटिंग एंड नॉन फिक्शन राइटिंग, राइट? क्या काल्पनिक है और क्या काल्पनिक नहीं है राइटिंग में, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, अगर आप यही कैटेगराइज करोगे तो भाई ब्रिटिश में आपको बहुत सारे फिक्शन मिल जाएगी। नॉन फिक्शन अगर आप बात करोगे तो जो नॉन फिक्शन हो जाती है हमारी, कुछ एसेज हो जाती है, नॉट एवरी एसेज बट कुछ एसेज हो जाती है, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स वगैरह हो जाती है, वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में काउंट किया जाता है। फिर आपका लाइफ राइटिंग, अच्छा लाइफ राइटिंग क्या है भाई? कुछ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? लाइफ राइटिंग जनरली होती है कि लाइफ से रिलेटेड,
इसमें कौन-कौन सा आ गया भाई? आपका बायोग्राफी हो गया, आपका ऑटोबायोग्राफी हो गया, राइट? आपका लेटर राइटिंग हो गया, अगर आप डायरी एंट्रीज़ वगैरह जो आपकी होती है, उसको तो ख़ैर इन्होंने स्पेसिफ़ाई तो ऐसा किया ही है, लेकिन ये सारी भी कैटेगरी आपकी लाइफ़ राइटिंग्स में ही इंक्लूड होती है। क्या-क्या होती है भाई? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स, मेमोइर्स, राइट? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डायरी, कुछ-कुछ ऐसे वर्क है जो कि डायरी एंट्री, जैसे एन फ्रैंक का तो आपको पता ही है भाई, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो कुछ-कुछ ऐसे है, या फिर सैमुअल पेपीज़ की डायरी आप उठा लो, राइट? जॉन एवेलिन की डायरी उठा लो। ये सारी कुछ-कुछ ऐसे डायरी एंट्री है जो कि हिस्ट्री में बहुत, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाती है, तो वो डायरी एंट्री देखना पड़ेगा। ड्रामा क्या कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारा ड्रामा जो है वो तो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब उधर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर हो गया या फिर इंडियन लिटरेचर हो गया, उसमें तो जो ड्रामा है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट ड्रामा में बहुत सारे डिवीजन हो गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या हो गया, हमारा ड्रामा का पार्ट हो जाता है, राइट? किचन सिंक ड्रामा क्या हो जाता है, जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड की अगर हम लोग बात कर ले, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जैसे कि बेकेट हो गए हमारे, राइट? हमारे हैरल्ड पिंटर हो गए, कॉमेडी ऑफ मिनीस वगैरह जो आपका हो जाता है, राइट? कॉमेडी ऑफ मिनीस की अगर हम लोग बात कर ले, वो एक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाए। तो ये जो कुछ कुछ ऐसे ड्रामा का पार्ट है, मेटा थिएटर क्या होता है भाई, एपिक थिएटर क्या होता है, राइट? मेटा थिएटर क्या है, एपिक थिएटर क्या है, ये सारा आपको ड्रामा में थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, ड्रामा के पार्ट में आपको देखना पड़ जाएगा, राइट? तो ड्रामा क्या है वो तो समझना ही समझना है, और विद एवरी कॉन्सेप्ट कि क्लासिकल वे में क्या ड्रामा को पढ़ाया गया है, एरिस्टोटल ने क्या बताया ड्रामा क्या है, और उसके बाद जो मॉडर्न के राइटर्स हैं हमारे, या फिर क्लासिकल से लेके जो मॉडर्न के राइटर्स हैं, उन्होंने क्या ड्रामा के बारे में बताया है। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आपके आते हैं, किचन सिंक ड्रामा जो कि अभी मैंने मेंशन किया, वो भी आपको देखना पड़ जाएगा। देन कम्स योर नॉवेल, ऐसे, जितने भी ऐसे आपके इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं, बेकन है आपके ऐसे, राइट? उनका जितना भी ऑन करके जो टाइटल्स आपका ऐसे का हो जाता है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, एपिक, देखो एपिक अभी दूसरी बार यहाँ पे मेंशन किया गया है। एपिक पिछली बारी अगर आप देखोगे तो लिटरेरी टर्म वाले में भी एपिक को मेंशन किया गया था, ये रहा, और यहाँ पे एपिक को भी मेंशन किया गया है एज अ जॉनरा, तो एज अ टर्म और एज अ जॉनरा भी हम लोग इसको देखने वाले एपिक को। देन कम्स योर ट्रैवलॉग, राइट? ट्रैवलॉग राइटिंग भी काफी ज्यादा चलने लगी थी और अभी भी चल रही है। साइंस फिक्शन, राइट? एच.जी. वेल्स हो गई, हमारी मेरी शेली हो गई, ये सारे साइंस फिक्शन के जितने भी राइटिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफकोर्स एटसेट्रा इज गिवन टू यू, सो दैट कि और भी इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए, जो कि ऑफकोर्स आएगी ही आएगी, तो वो भी इसमें आपकी काउंट हो जाती है। जैसे कॉमेडी, जैसे उन्होंने ड्रामा स्पेसिफाई किया, ड्रामा में कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है, ये भी चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट? Then comes your next part, that is comparative literature and translation stories, right? तो इसमें आपको देखने को मिलेगी जो जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स है, जितनी भी थियरीज है, और जितने भी लिटरेरी टेक्स्ट है जो कि आपका ट्रांसलेशन स्टोरीज में आ जाता है या कंपैरेटिव लिटरेचर में आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि अगर अगर आप काउंट करोगे, राइट, पिछले करीबन पिछले 50 साल या फिर 100 साल में ये दो एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होकर आ रहा है, स्पेशली इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये दो को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, और ये वेस्टर्न राइटिंग में चलते ही आ रहा था, तो ये भी हम लोग नहीं छोड़ सकते। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे, जितने भी थियरीज आपके आ जाएंगे, और जितने भी टेक्स्ट है विथ ऑफकोर्स योर मेजर राइटर्स, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेजर टेक्स्ट प्लस ऑफकोर्स योर मेजर राइटर्स कमिंग इनटू इट, falling in this category. Then comes your next unit, that is literary criticism and थियरी। अच्छा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है भाई कि इंडियन एंड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म हम लोग करेंगे, और ये आपका थोड़ा एक नया कैटेगरी उन्होंने ऐड किया है। इंडियन, अब इंडियन क्रिटिसिज्म में अगर आप उठाओगे तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को आपको पढ़ना पड़ जाएगा, मीना अलेक्जेंडर जैसे आपके क्रिटिक को पढ़ना पड़ जाएगा। वेस्टर्न क्रिटिसिज्म में तो खैर भरे पड़े ही हैं, इंडियन राइटिंग में भी बहुत भरे पड़े हैं, जैसे आपके थोड़ा आपको ड्राइडन को देखना पड़ेगा, थोड़ा आपके वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस पढ़ना पड़ेगा, आपको बायोग्राफिया लिटरेरिया पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी आपकी क्रिटिसिज्म की वर्क हो गई, टी.एस. इलियट हो गए, हमारे एम्पसन हो गए, ये क्रिटिसिज्म के कैटेगरी में आ जाएंगे, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के कैटेगरी में आ जाएंगे। और इंडियन में अगर आप बात कर ले तो इंडियन क्रिटिसिज्म में खुद का एक थियरी और खुद का एक क्रिटिसिज्म का अलग पार्ट हो जाएगा। जैसे थियरी की अगर आप बात कर लोगे तो इंडियन क्रिटिसिज्म में थियरी में आपका क्या आ जाना है, जितना भी थियरी है, जैसे रसा थियरी हो गया, राइट, एस्थेटिसिज्म इमोशन से रिलेटेड आपका हो गया, या फिर आपकी ध्वनि जो थियरी हो गई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी थियरी है, या फिर आपका एक मूवमेंट हो जाता है इंडियन मूवमेंट से रिलेटेड, वो मूवमेंट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भक्ति मूवमेंट हो गई, मीराबाई उधर आ रही है, फिर आपके कबीर जी आ
रहे हैं तो भक्ति मूवमेंट से भी रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस आ जाती है इसमें, तो इंडियन और साथ ही साथ वेस्टर्न, क्योंकि जब भी क्रिटिसिज्म की बात की जाती है ना तो हम लोग का एक 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 बेसिक माइंडसेट हमारा रहा है कि क्रिटिसिज्म इज इक्वल्स टू वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, बट उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हम लोग इंडियन क्रिटिसिज्म भी पूछेंगे और इंडियन क्रिटिसिज्म के राइटर्स के टेक्स्ट से भी क्वेश्चंस आने वाली है। देन क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, जितने भी क्लासिकल क्रिटिसिज्म अगर आप उठाओगे राइट, और जितने भी मॉडर्न क्रिटिसिज्म उठाओगे दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लासिकल क्रिटिसिज्म में अगर आप उठाओगे एरिस्टोटल का पोएटिक्स हो गया राइट, प्लेटो का रिपब्लिक हो गया, ये सारे क्रिटिसिज्म आपके क्लासिकल में आ जाते हैं। और मॉडर्न क्रिटिसिज्म तो खैर भरा पड़ा है, मॉडर्न में आपके टीएस इलियट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, टीएस इलियट का काफी एक बड़ा हाथ है भाई क्रिटिसिज्म को उठाने में। आपके मैथ्यू आर्नल्ड हो जाएंगे विक्टोरियन से अगर आप उन्हें कैरी करोगे तो। फिर आपके उसके अलावा एम्सन, मैंने आपको बताया एम्सन भी अगेन आपके एक बहुत बड़ी क्रिटिक हो जाते हैं। थियरी, ये तो आपकी क्रिटिसिज्म, चलो ये 2-3 चीजें आपकी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हो गई। अब थियरी को स्पेसिफाई उन्होंने कर दिया, क्योंकि थियरी है, बहुत सारी थियरी आपको दी गई है, स्पेशली अगर आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से चीजें करोगे तो आपकी बहुत सारी, करीबन कितनी भी कम तो 15-20 थियरी जो है वो दिमाग में आ जाती है जब भी हम लोग थियरी की बात करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है भाई कि कौन कौन सी थियरी। मार्क्सिज्म वो पूछेंगे आपसे, कार्ल मार्क्स, अल्थूजर, ग्रामशी, ये सारी चीजें उनसे आपसे पूछेंगे। देन आपके स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म फॉलोड बाय पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी यहाँ पे आपके फर्डिनांड डी सोशोर का जो कॉन्सेप्ट, सिग्निफायर सिग्निफाइड का जो कॉन्सेप्ट वो दिए हैं वो आपसे पूछा जाएगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डेरिडा हमारे हो जाएंगे, इधर स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हो गए, किस तरीके से डेरिडा जो है वो अपनी थ्योरी दे रहे हैं राइट, दैट इज कमिंग इन फ्रंट। देन आपके फेमिनिज्म, अगर आप बात करोगे फेमिनिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जितने वेव्स है फेमिनिज्म के, फेमिनिज्म में जो जो राइटर्स आ रही, हेलेन सिक्सो हो गई, आपकी यूलिया क्रिस्तवा हो गई, जूडिथ बटलर हो गई, ये सारी राइटर, सिमोन डी बिवो हो गई राइट। देन इको क्रिटिसिज्म का पार्ट अगर आप उठाओगे तो इको क्रिटिसिज्म इज समथिंग जो कि अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारे रिसर्च का, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह की जा रही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसको सीयूईटी वाले में डालेंगे ही, सीयूईटी वाले सिलेबस में डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मास्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप करते हो तो आपके दिमाग में एक स्कोप रहता है कि भाई आगे जाना है, पीएचडी करना है, एक अच्छा हमें गेट मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से खुलने से, एक हमारा एक मिलने से एक बहुत सारा गेट खुल जाएगा, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, इफ यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर। तो ये आजकल क्या है ना, इको क्रिटिसिज्म पे काफी ज्यादा रिसर्च की जा रही है। तो इको क्रिटिसिज्म पे आपका, इको क्रिटिसिज्म है उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है, उनसे रिलेटेड जो थेरिस्ट है, उनके वर्क है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। पर बहुत सारे ऐसे राइटिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग लियर को भी इको क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है, तो वो सारे राइटिंग को वापस से पढ़ा जा रहा है, उसके परसेप्शन को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। एंड देन कम्स योर पोस्ट कोलोनियलिज्म, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोस्ट कोलोनियलिज्म जो है इसमें बहुत सारी आ जाएगी, इसमें आपकी इंडियन राइटिंग भी आ जानी है राइट। कुछ कुछ ऐसे इंडियन राइटर है, दे फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ योर पोस्ट कोलोनियलिज्म। फिर कुछ आपके अफ्रीकन हो जाएंगे राइट, अफ्रीकन में भी अगर आप उठाओगे तो वो लोग भी पोस्ट कोलोनियलिज्म के कैटेगरी में आ जाते हैं। सो इंडियन, अफ्रीकन, वर्ल्ड लिटरेचर, ये पोस्ट कोलोनियलिज्म में आपका आ जाता है। तो पोस्ट कोलोनियल थ्योरी तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोलोनियल राइटर्स जो कि ये सारी थ्योरी के या फिर ये सारी कैटेगरी में फॉल करते हैं, एंड साथ ही साथ उनकी राइटिंग्स भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर आपका ये हो गया यूनिट 6। नाउ ये यूनिट 6 में आपके तो खैर बहुत सारे हो ही गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट का जो 2 यूनिट है, दैट इज अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, events, award, and again the mastermind here, that is etc, right, etc here. So this is the mastermind kind of जो उन्होंने डाला है यहाँ पे, लिटरेरी ट्रेंड्स जो भी अभी चल रही है राइट, या फिर उनके कंटेम्प्रेरी एरा में जो भी लिटरेरी ट्रेंड्स जो चली थी वो भी आपको देखने को मिलेगी राइट। सो लिटरेरी ट्रेंड्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई कि भाई क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इलिजाबेथन एज में आपका क्या ट्रेंड चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, ड्रामा लिखो भाई, क्योंकि थिएटर्स खुल रहे थे, द ग्लोब हो गया, द थिएटर हो गया, ये सारा आपका ट्रेंड में भी आ जाता है। बट कुछ कुछ ऐसे कैटेगरी भी हो जो कि लेट्स से दैट कुछ ऐसे जॉनरास के अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग भी है जो कि आपके ट्रेंड में आ जाती है। देन कम्स इवेंट, इवेंट कौन कौन से भाई इंपॉर्टेंट है राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे द ग्रेट फायर, द ग्रेट स्टॉर्म, ये सारे कुछ ऐसे इवेंट है, इंसिडेंट है जो कि हुई ही है, और भी बहुत सारे इवेंट जो कि आपको थोड़ा डेट वाइज आपको याद करनी पड़ेगी। एंड देन कम्स अवार्ड, अवार्ड में बहुत सारा आ जाएगा। एक तो आपका नोबेल प्राइज हो ही जाएगा राइट, मैं यहाँ पे एनपी लिख दे रही हूँ नोबेल प्राइज के लिए। देन आपका बुकर हो जाएगा, बुकर,
बुकर में भी आपका 2 कैटेगरी हो जाएगा, एक जो बुकर दी जाती है जो कि इंडियन सॉरी जो इंग्लिश में लिखी गई जो भी ओरिजिनल इंग्लिश राइटिंग है वो, और दूसरा ट्रांसलेशन। अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बुकर का, क्योंकि बुकर 2 एक नॉलेज चीज़ों को दी जाती है, एक जो आपकी इंग्लिश में लिखी गई है ओरिजिनली जो वर्क, राइट? और दूसरा हो जाता है कि जो इंग्लिश में ना लिखी गई है, जैसे नॉन इंग्लिश वर्क है। अगर आप याद करोगे तो पहली इंडियन कौन है भाई? जिन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर, तो हमारी गीतांजलि श्री है, टूम्ब ऑफ सैंड के लिए उन्हें मिला है, ट्रांसलेटेड बाय डेजी, राइट? सो ये भी आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन राइटिंग में, अब ट्रांसलेशन राइटिंग क्योंकि ऐड की गई है, राइट? ट्रांसलेशन राइटिंग क्योंकि ऐड की गई है, तो ये भी आपका बुकर प्राइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलित्जर प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे प्राइज है। साहित्य अकादमी अवार्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखोगे, राइट? साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये एटीसी में तो खैर आपके बहुत सारे हो जाएंगे। इसके एटीसी में क्या हो गया भाई? लिटरेरी मूवमेंट आप यहाँ पे देख लो, जो भी डिफरेंट मूवमेंट्स आ रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो गए। वोटिसिज्म, सर्रियलिज्म, ये सारा जो भी मूवमेंट है आपका मॉडर्न में आया है वो सारा इंपॉर्टेंट है आपका। वोटिसिज्म, डाडाइज्म, ये सारे कुछ कुछ आपको देखने पड़ जाएंगे। एंड देन कम्स योर रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में वो ऑफ कोर्स आपको ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिटरेचर स्टूडेंट के लिए थोड़ा हो जाता है, क्योंकि लिटरेचर स्टूडेंट ने इतने सारे टेक्स्ट पढ़ रखे ना ग्रेजुएशन में, 3 साल के ग्रेजुएशन में, अब तो खैर 4 साल की हो गई है, बट इतने सारे टेक्स्ट पढ़ रखे तो ये हमारे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि इसमें आपको ऑफकोर्स आपको पता ही है कम्प्रीहेंशन में क्या किया जाता है, नहीं भी पता है तो भी मैं बता रही हूँ कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपके पास एक मतलब एक दी जाती है, टेक्स्ट दी जाती है, उससे सेलेक्टेड 5 क्वेश्चंस रहेंगे। और अच्छे से अगर आप कम्प्रीहेंशन को पढ़ रहे हो, राइट, शांति दिमाग से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके आपके लिए क्या हो जाता है? आपके लिए कम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है, 5 क्वेश्चंस है, तो पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो है वो आपके हाथ में आ जाते हैं। 5 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस अगर मान के चले कि कम्प्रीहेंशन से सिर्फ 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिया, तो ये 3 क्वेश्चंस कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, यानी आंसर इज ऑफ कोर्स देयर हिडन। आंसर जो है यहाँ पे हिडन होता है, तो आपको आंसर खोज के निकालना है। तो ये तो आपके लिए इजी है कि कम से कम 3 से 5 मार्क्स जो है, सॉरी 3 से 5 क्वेश्चंस जो है वो हमारे हाथ में रहने ही वाली है। तो ये हो गया हमारा ऑल इन ऑल हमारा 8 यूनिट यानी 8 यूनिट जो कि आपके सिलेबस में फॉल करती है फॉर योर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। तो अब तक में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हमें सारा कुछ पढ़ना है, राइट? सारा कुछ पढ़ना है यानी कि हमें वेस्टर्न लिटरेचर भी पढ़नी है, राइट? वेस्टर्न में सारा ब्रिटिश हो गया, ग्रीक हो गया, जो भी आपकी आ रही है, क्लासिक से लेके भाई हमें मॉडर्न तक पढ़नी है ये सारी चीजें, राइट? क्लासिक से लेके हमें कब कहाँ तक पढ़नी है? हमें मॉडर्न तक पढ़नी है, क्योंकि ये सारी आपकी अगर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि भाई पढ़ना है क्लासिक से लेके मॉडर्न, मतलब पढ़ना है, भूलना नहीं है। इंडियन में भी, इंडियन में ऑफ कोर्स एक हो गया आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी जो ओरिजिनली लिखी गई है इंग्लिश में, राइट? जिसकी ओरिजिनली वो किस में लिखी गई है? इंग्लिश में लिखी गई है। और फिर एक आपका कैटेगरी हो जाता है ट्रांसलेशन वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितना भी आपका लिटरेरी टर्म्स था और फिगर ऑफ स्पीच था, राइट, एंड फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर इसके अलावा मूवमेंट हो गए हमारे, जॉनरा हो गई, वो इम्पोर्टेंट। जॉनरा में आप मैजिक रियलिज्म को मत भूलना। वैसे क्लासेस तो चलेगी तो धीरे धीरे करके हम लोग सब करेंगे, क्योंकि एक क्लास में सिर्फ सिलेबस को पढ़ाना इट सेल्फ इज अ वेरी बिग डील। तो ये सारी कुछ कुछ अगर समराइज करें तो ये सारी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायस्पोरा, अच्छा इंडियन में ये मत भूलना कि डायस्पोरा भी जो है वो ऐड की गई है, राइट? डायस्पोरा राइटिंग भी जो है वो ऐड की गई है। ये वेस्टर्न और इंडियन का ये जो 2 कैटेगरी हमारा हो जाता है यहाँ पे, वेस्टर्न और इंडियन का जो कैटेगरी होता है, ये हमारा टेक्स्ट, राइट? इसमें हमें फोकस किस पे करवाया गया? इस पे हमें फोकस किया गया है राइटर्स पे, जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स है, फर्स्ट, सेकंड जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, एंड थर्ड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स मूवमेंट है, एंड फिर आपका हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द हिस्ट्री, ऑल द एजेस, राइट? ये आपको स्पेसिफाई किया गया है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में लेकर चलनी है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ सीयूईटी
पीजी एग्जामिनेशन इंग्लिश लिटरेचर का, और सिलेबस डिस्कशन, जो कि आपके लिए ऑफकोर्स कोई भी कोर्स को शुरू करने से पहले आपके लिए एक सिलेबस जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम में हम लोग बैठ रहे हैं उसकी सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इन ऑल आई होप दैट कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।